हे गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विथ राज। माई सेल्फ राज। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी 2015 सीजीएल के जीए क्वेश्चंस की। ये एक सीरीज़ होगा जो कि प्रीवियस जितने अभी तक क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस 10-15 साल के, वो सारे कवर किए जाएंगे। इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि जो भी 2017 में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उस क्वेश्चंस में अगर रिपीटिशन होगा तो 110% आपको प्रॉफिट होगा, बिकॉज रिपीटिशंस एसएससी सीजीएल में होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, जो कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं उनमें। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस 2015 में जो पूछे गए थे वो कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन, मैन बुकर प्राइज़ 2014 में जो दिया गया था, जो कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट देती है, जो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है ब्रिटेन का, उस किसे दिया गया था? तो रिचार्ड फ्लैगनन को दिया गया था, रिचार्ड फ्लैगनन को। ओके, और इनकी बुक थी द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, उसके लिए इनको दिया गया था। सेकंड है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कंट्री विथ 3 कैटेगरी ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 सर्विसेज इंडियन सिविल सर्विसेज इंडियन कैटेगरी में डिवाइड करता है। वो कौन कौन से हैं? तो ऑल इंडिया लिस्ट बेसिस पे होता है, जो कि आपके हो जाते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। फिर सेंट्रल लिस्ट पे डिवीज़न होता है, जो कि आपका पोस्टल सर्विसेज हो जाता है। फिर से आपका सेंट्रल ट्रेड सर्विसेज हो जाता है। फिर आपका स्टेट के बेसिस पे होता है, फिर आपका स्टेट सर्विसेज के बेसिस पे होता है। तो स्टेट सर्विसेज में आपका हो जाता है जैसे पुलिस हो गया, प्रोविंस हो गया, जैसे प्रोविंस का क्षेत्रीय होता है तो प्रोविंशियल पुलिस हो गई, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हो गया। तो ये स्टेट सर्विस के बेसिस पे आ जाता है। ए पर्सन कैन जंप हायर ऑन मून सरफेस देन ऑन अर्थ सरफेस बिकॉज, क्योंकि चांद पे वो हायर ऊंचा इसलिए कूद पाता है, इसलिए जंप कर पाता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी जो है वो अर्थ से कम है, 1/6 है, 1/6 है। तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, इसका आंसर सी। ठीक है, तो 1/6 है और अर्थ का ग्रेविटी कितना है? 9.81। तो डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा मून का ग्रेविटी 1/6, इसीलिए कहा गया है। ओके, तो 9.81 डिवाइडेड बाई 6, 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ये मून की ग्रेविटी है, इसीलिए वो ज़्यादा ऊंचा कूद पाएगा। अर्थ की ग्रेविटी ऑफ कोर्स अब ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा जोर से खींचेगी, तो आप ज़्यादा ऊंचा नहीं कूद पाइएगा। द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरेंस्ड लैम्प इज, जो ट्यूबलाइट होती है आपकी, उसमें चोक का क्या काम है? तो चोक क्या करता है? करंट का फ्लो जो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसको स्टार्टर भी कहते हैं। अचानक से एक बिजली का बहुत तेज़ झटका आप कह सकते हैं, जो गैस होती है उसको आयोनाइज करता है और करंट की फ्लो उसमें इंक्रीज करता है। तो ये टू इंक्रीज द करंट फ्लो। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ दीन इलाही? दीन इलाही जो था अकबर, मुगल एम्पायर जो था अकबर, उसके थ्रू शुरू किया गया था 1528 एडी में। ओके, 1528 में, और इसको 18 लोगों ने अपनाया था। उसमें से एक थे राजा बिरबल। तो बिरबल जो थे उन्होंने इस चीज़ को अपनाया था, इन लोगों ने नहीं अपनाया था। तो राजा बिरबल जो दीन इलाही था उसको एक्सेप्ट किया था। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा। जी हाँ, बढ़ेगा, लेकिन एक लोअर प्रोपोर्शन में, मतलब कम मात्रा में। और वो जो कहा गया था नी के थ्रू का, नी का एक लॉ है, इफ़ इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इनकम आपकी अगर 10 रुपये बढ़ रही तो आप 10 रुपये आपकी कंजप्शन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। इनकम 10 बढ़ेगी तो हो सकता है 4 रुपये आपकी कंजप्शन बढ़ जाए। तो इन ए लोअर प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज करेगी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेशनल पुलिस एकेडमी इज़ लोकेटेड एट, तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद। ओके, द 13th प्रवासी भारतीय दिवस वॉज हेल्ड ऑन 8th and 9th जन 2015 एट। 2015 में जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वो गांधीनगर में मनाया गया था 2015 में। 2016 में जो मनाया गया था वो आगरा में मनाया गया था, आगरा। और 2017 में जो मनाया गया था ये आपको बेंगलुरु में मनाया गया था। ओके, तो ये तीनों डेट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, या फिर 2017 जो करंट हुआ है उसको भी याद रख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी। तो अगर सारे फैक्ट्स को आप देखेंगे, गांधी बिलीव इन सेंसिटी ऑफ मीन्स ओके सिंप्लिसिटी था, गांधी बिलीव इन नॉन वायलेंस था, गांधी एडवोकेटेड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, नो, रिलीजन से पॉलिटिक्स उसने हटाने का कभी एडवोकेट इट मीन्स नहीं किया। सपोर्टेड क्लोज रिलेशन बिटवीन रिलीजन, ऑफकोर्स गांधी जी थे वो रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों में एक बराबरी के हिस्से थे भाई, रिलीजन से भी जुड़े हुए थे, उसको भी हटाना चाहते थे, पॉलिटिक्स को हटाना ये तो उन्होंने कभी नहीं किया, बिकॉज गांधी जी पॉलिटिक्स में टोटली इन्वॉल्व थे। वो एज ए जवाहरलाल नेहरू या फिर किस दिशा में जाएगा, पैसे देना है कि नहीं देना है, तो वो पॉलिटिक्स से जुड़े थे, इसीलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड फ्रॉम, ओके। तो इसमें पूछ रहा है आपसे जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं वो जिन किससे बने होते हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल से बने होते हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, अगर मान लीजिए डेडलॉक दो हाउसेज हैं उसके बीच में डेडलॉक हो जाए तो वो जो ज्वाइंट सिटिंग है किसके द्वारा प्रिसाइड होगा, तो जो आर्टिकल 108 है, आर्टिकल 108 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर डेडलॉक हो जाए दो हाउस के बीच में तो ज्वाइंट सीटिंग जो है स्पीकर ऑफ प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आर्टिकल 108 कहता है, आर्टिकल 108 कि अगर दो हाउसेस के बीच में डेडलॉक हो जाए, ठीक है, इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर होगा उसके नेतृत्व में, ओके। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। और ये जो एनजीओ का टाइप वर्क करता है ये, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में, लंदन एनजीओ है ये। और ये जो फाउंड हुआ था, इसका फाउंडिंग डेट जो है वो है 1961, 1961। In database management system DBSM, the content and the location of the data is defined by the, जो content है वो किस तरह से डिफाइंड होता है, तो उसको मेटा डाटा के नाम से जानते हैं। इन द database management system DBSM, the content and the location of data is defined by metadata. Which of the following comes under the jurisdiction of both the High Court and the Supreme Court? तो जुडिक्शन जो है मतलब किसके अंदर आता है, जो दो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से कौन से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, जो पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स है उसके बचाव का जो जुडिकेशन होता है, उसके जो केस होते हैं वो दोनों के अंडर में आते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल, मान लीजिए जो खनिज पदार्थ हैं या जो फूड क्रॉप्स हैं, अपने जो अपने क्रॉप्स हैं उनकी रोटेशन क्यों चाहिए, जो जैसे राइस हो गया, गेहूँ, वीट हो गया, बार्ली हो गया, या फिर जितने भी क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, फसल उगाए जा रहे हैं, उनकी रोटेशन क्यों ज़रूरी है, सीजन बाय सीजन क्यों चेंज ज़रूरी है, बिकॉज जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो एक ही फूड क्रॉप को यूज़ करके एंड ना हो जाए, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए रोटेशन ज़रूरी है। इन माउंटेनियस एरियाज अ नेचुरल कॉज फॉर रोड ब्लॉक इज ऑफन ड्यू टू, अगर क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ें तो पूछ रहा है कि अगर पहाड़ी इलाका है उसमें नेचुरल कॉज, जो प्राकृतिक ऐसा कौन सा कॉज है जिससे रोड ब्लॉक हो जाता है, तो रोड रिपेयर, ट्रैफिक कंजेशन, ट्री फेलिंग, तो ये सब जो है नेचुरल है। ट्रैफिक कंजेशन इज नॉट नेचुरल, रोड रिपेयर नॉट नेचुरल, ट्री फेलिंग इट्स नेचुरल, बट हमेशा ट्री तो नहीं गिरता, बट आफ्टर ट्री कब गिरता है, लैंडस्लाइड होगी तो ट्री गिरेगी, तो लैंडस्लाइड इज द करेक्ट आंसर। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज कॉल्ड, जो विजिबल एक्सपोर्ट है और विजिबल इंपोर्ट है उसको क्या कहते हैं, उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो इसके जो डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्यों भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या, जितना कितना भेज रहे हैं और क्या है, विजिबल का सेंस यहाँ पे क्या है, तो बैलेंस बनाना,
ट्रेड के बीच में व्यापार जो है वो बैलेंस बनाना। अब बैलेंस शीट ऑफ आइटम तो अलग चीज़ हो गई, बैलेंस ऑफ अकाउंट भाई पार्टिकुलर चीज़ हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी एक अलग चीज़ हो गई, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड आप किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं उसका बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो कमर्शियल बैलेंस और बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस ऑफ, इसको आप कह सकते हैं अगर दिया हो कमर्शियल बैलेंस, ओके, कमर्शियल बैलेंस और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें गिवन है तो आंसर हो जाएगा। हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन यू इज सिचुएटेड इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। यू का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसेल बेल्जियम में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1951 में, और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है ये। यूरोपियन यूनियन जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन है, जिससे यूरोपियन यू जो था अभी जो ब्रिटेन जो है उससे आउट हो गया। ओके, एडिशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट टू अ लेक इज रिफर्ड एज, अगर अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तालाब के अंदर जो लेक है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में हीट जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं, थर्मल पॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट ओवरलैंड टनल, तो ओवरलैंड टनल में सबसे लंबा स्विट्जरलैंड में है। व्हाट अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म इज द चीफ इनेमी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का कम्युनिज्म के हिसाब से चीफ इनेमी सोसाइटी मतलब सबसे पहला जो वांटेड लिस्ट होता है वो सोसाइटी का कौन सा है, तो ऑफ कोर्स सरप्लस वैल्यू तो है नहीं कि आमदनी बढ़ती जा रही है, कैपिटलिस्ट क्लास भी नहीं है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इट्स नॉट। आखिर अगर सोचें आप तो किस चीज़ बेसिस पे लड़ाइयाँ होती हैं, जो सोसाइटी है अपनी किस बेसिस पे, कम्युनिज्म क्या होता है, रिलीजन पे भड़काया जाता है, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बेसिस पे डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। तो ये जो होगा इसका आंसर रिलीजन होगा, रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट किया जाता है। द सॉफ्ट सिल्वरी मेटालिक एलिमेंट, सॉफ्ट सिल्वरी मेटालिक एलिमेंट होता है विच आयोनाइज इजली व्हेन हीटेड और एक्सपोज टू लाइट इज प्रेजेंट इन एटॉमिक क्लॉक इज, उसको क्या कहते हैं, जो एटॉमिक क्लॉक में सॉफ्ट सिल्वरी मेटालिक एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, जो इजीली हीट करने पे आयोनाइज हो जाता है, तो उसको केशियम कहते हैं, CESIUM, केशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक जेस्ट फॉर लाइफ, जेस्ट फॉर लाइफ जो है उसके ऑथर कौन है, तो जेस्ट ऑफ लाइफ एक एंटी कैंसर न्यूट्रिशन गाइड है और कुक बुक भी कह सकते हैं, जो कि लिखा गया है इमोला जोल्स, वर्जीनिया ओल्फ, मार्क तेवान एंड SG वाल्स, तो बिटिनी, और इसमें कोई आंसर इमिलिया जोल्स, SG वाल्स, वर्जीनिया ओल्फ, मार्क तेवान, कोई आंसर सही नहीं है। इसका जो राइटर हैं वो राइटर हैं कॉर्नर, CONNER, कॉर्नर, मिडलमैन बिटिनी, सारे आंसर जो इसमें गिवन है वो सारे गलत हैं, और जेस्ट फॉर लाइफ जो बुक लिखी थी वो लिखी थी उन्होंने कॉर्नर, मिडलमैन, बिटिनी ने, और ये जो बुक था वो था कैंसर के बेसिस पे, कैंसर के न्यूट्रिशन गाइड के तौर पे था, और ये से एज ए कुक बुक भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनली, इट मीन्स कंट्री, अपने ही कंट्री में, इंडिजेनियसली मतलब खुद बनाई गई है, बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, खुद से बनाई गई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सी है इंडिया की, तो वो है तेजस। इसकी स्पीड जो है 1.8 मैक है, मैक एक स्पीड में मेजर करने की यूनिट है। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू ए स्मॉल टाउन
एंड लेटर टू ए सिटी इज नोन एज। अगर मान लीजिए गांव में कोई लोग है, फिर उससे अपने नियर बाई शहर में गए, फिर उससे बड़े शहर में गए, तो इस मूवमेंट को कौन सा माइग्रेशन कहते हैं? इंटर स्टेट माइग्रेशन? नहीं, इंट्रा स्टेट। बिकॉज इंटर स्टेट क्या भाई, हो सकता है कि वो किसी और स्टेट में मूव कर जाए बड़ी सिटी में, तो इसे कहते हैं स्टेप वाइज माइग्रेशन। दी ओनली ऑल इंडिया कांग्रेस जो सेशन था जिसमें गांधी जी प्रिसाइडेड वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बेलगाम। तो पूछ रहा है कि ओनली एक ऐसा सेशन बताइए जिसमें गांधी जी प्रिसाइडेड, इट मीन्स एज ए अध्यक्ष बने थे, वो कौन सा सेशन था? तो ये बेलगाम में, उस समय ये कर्नाटका में था। ओके, केआर कर्नाटका में था। और ये जो सेशन था वो 44th सेशन था ये कांग्रेस का, और जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी, और ये हेल्ड हुआ था 1924 में, 1924 में। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि सिर्फ एक सेशन जो हुआ था गांधी जी जिसको प्रिसाइड किए थे वो कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में, जो कि कर्नाटका में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इनडिफरेंस कर्व? इन सब में से इनडिफरेंस कर्व का कौन सा फीचर नहीं है? इनडिफरेंस कर्व मीन्स डिफरेंस उनमें हो। तो इनडिफरेंस कर्व जो है ये डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑफ कोर्स स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, दे आर कॉन्केव टू ईच अदर। इन डिफरेंस कर्व जो होता है उनको ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हों, कोई जरूरी नहीं है। वो मार्जिनल रेट से भी हल्का सा, जैसे कि एकदम थोड़ा सा, वो एक दूसरे की तरफ मुड़े भी हो सकते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये उसका फीचर नहीं है। द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज पेवेरिक एसिड, जो कि प्लांट्स में होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं पेवेरिक एसिड को, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल। और ये किसका नाम है? फोटो रेस्पिरेशन का नाम है ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल, और इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? पेवेरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट? तो एस्पोरोजोआइट, ये पैरासाइट जो होता है मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, इन्फेक्टिव स्टेज कहलाता है एस्पोरोजोआइट। और जो मलेरिया होता है वो होता है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के थ्रू, फीमेल एनोफिल, NOPHELES, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो होती है उसके थ्रू। नेक्स्ट है आपका, इसमें मैच द फ्लोइंग करना है कि गिवन था राइस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राइस सबसे ज़्यादा होता है आपका चाइना में। मेज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मेज सबसे ज़्यादा आपको होता है मलेशिया USA में, सॉरी, मेज सबसे ज़्यादा USA में होता है। देन रबर इज़ इन मलेशिया एंड शुगर कैन इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील में क्यूबा एक प्लेस है, क्यूबा, जिसे शुगर बॉल भी कहते हैं, तो ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द नवाब बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था उसके नवाब कौन थे उस समय? तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, 1757 में, और उस समय उसके जो नवाब थे वो थे सिराजू उद्दौला। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसके अंडर लड़ी थी? तो वो लड़ी थी रॉबर्ट क्लाइव के अंदर, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी सिराजुद्दौला की फौज से 1757 में, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लिश थी, वो बैटल जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल, मैच द फ्लोइंग करना है। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट है। नॉस्टॉक जो है वो आपको डायजोट्रॉफ है, ट्रांसपीरेशन
किस में होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस एंड रस्ट ऑफ वीट इज नोन एज प्लांट डिजीज। एक प्लांट का डिजीज है आप जैसे देख रहे हैं रस्ट ऑफ आयरन, आपने सुना होगा रस्ट ऑफ आयरन, जो कि जैसे कि गेट जो लोहे होते हैं जंग खाकर उसमें धीरे धीरे कमजोर वीक पड़ जाते हैं, उसी तरह रस्ट ऑफ वीट, रस्ट मतलब कुछ खराब होना, जंग लगना, तो रस्ट ऑफ वीट इज प्लांट डिजीज। वॉल स्ट्रीट इज द नेम ऑफ, वॉल स्ट्रीट जो है वो स्टॉक ऑफ एक्सचेंज न्यूयॉर्क का नाम है, तो स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क का नाम है वॉल स्ट्रीट। जैसे कि अपने स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में क्या है? सेंसेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दिस एनिमल इज जॉलेस? कौन सा ऐसा एनिमल इज जॉलेस है? तो मैक्सिन एक फीस होती है जो जॉलेस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू व्हाइट साल्ट विच कवर्स द लैंड इन सम एरियाज ड्यूरिंग ड्राई सीजन? कुछ एरियाज समर ड्राई सीजन में कवर करता है और व्हाइट साल्ट के नेम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द व्हाइट साल्ट विच कवर्स लैंड इन सम एरियाज ड्यूरिंग ड्राई सीजन? तो रे है। ओके, ये राजस्थान में, इसके बारे में टोटल डिफाइन करते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें सलाइन और अल्कलाइन सॉइल पाए जाते हैं। ओके, इसमें रे भी कहते हैं इसको और कलर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, रे सॉइल और कलर सॉइल, KALLAR, कलर सॉइल। और इसमें ऊपर का जो लेयर होता है वो समर ड्राई सीजन में सैलीन हो जाता है। ठीक है, तो उसे वाइट साल्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए रे और कलर। ये होता किस में बताया मैंने आपको? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के एरियाज में। जसपाल राणा इज द नेम एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो जसपाल राणा जो हैं वो शूटिंग से जुड़े हुए हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं 1994 एशियन गेम में और 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में। द मरकरी एंड सोडियम स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप बिकॉज ऑफ, किसके थ्रू? जैसे कि स्ट्रीट लाइट लैंप जो होता है और जैसे कि जलता क्यों है? जैसे मरकरी और सोडियम जो होता है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप लाइट जो होते हैं जो कि रोड के किनारे लगे रहते हैं, वो क्यों जलते हैं? तो उसमें क्या, कौन सा प्रोसेस होता है? तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के इमिशन से वो जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच? तो स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, अगर इन्फ्लेशन इन इंडिया होगा तो ये पूरे इंडिया पे होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की आप बात करें तो इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो इन्फ्लेशन इन इंडिया होगा यानी पूरे भारत पे होगा। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ये पूरे भारत पे होगा। पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, ये पूरे भारत पे होगा। बट अगर देखें स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है उसकी अगर सेल्स स्टडी हो तो ये पूरे इंडिया पे नहीं है, ये उस पार्टिकुलर कंपनी की स्टडी ऑफ सेल्स है, तो ये माइक्रो अप्रोच होगा। बाकी जो है ये सब मेजर अप्रोच हैं, ये हो गया एंड द लास्ट वन, ये सब मेजर अप्रोच हैं। और जो सी है स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, ये माइनर अप्रोच है, माइक्रो अप्रोच है। कंपटीशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर इन, तो कंपटीशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर इन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ग्रोइंग इन सेम एरिया ऑफ नीचेस। अगर मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ आपको, यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ एक सिंपल सा। मान लीजिए 2-4 जैसे कि आप देखते हैं टेक के रिव्यूअर्स हैं, या फिर आप रियल लाइफ में आप ले लीजिए, 4 लड़के हैं, चारों पढ़ रहे हैं और सेम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो कंपटीशन वैल्यू होगी वो किस में होगी? सेम हैबिट्स में है तभी कंपटीशन ज़्यादा है। अगर मान लीजिए चारों डिफरेंट के लिए तैयारी कर रहे होते तो कंपटीशन सीधे 1/4 रिड्यूस हो जाती है कि नहीं? तो उसी चीज़ को कहता है, अगर सेम हैबिचुअल फैक्ट्स में है कोई और सेम टाइप का स्पेसीज है ह्यूमंस जैसे, तो उस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया और नीच, और क्लोजली
रिलेटेड स्पेसिस ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट। डिफरेंट जहाँ है ये गलत हो गया, डिस्टेंटली ये गलत हो गया, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। द ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क डिस्प्ले इज ड्यू टू क्लोराइड साल्ट ऑफ बैरियम। बैरियम का क्लोराइड साल्ट होता है, उसके चलते फायरवर्क जो होते हैं, जो कि पटाखे जलाए जाते हैं, उसमें ग्रीन कलर दिखाई देता है। द रेमेडीज टू सॉइल इरोजन आर। सॉइल इरोजन जो होते हैं, जो मिट्टी का कटाव हो जाता है, वो उसके रेमेडीज क्या हैं, उसके सॉल्यूशन क्या है। तो रेमेडीज जो हैं, आप काउंटोर बंडिंग, इट मीन्स एक काउंटोर होता है जैसे कि बांध आप जिसको समझते हैं, उस टाइप का बंड करेंगे जिससे कि जो मिट्टी है वो बह के नहीं जाएगा। ओके। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज। लैंड आप कैसे यूज कर रहे हैं ये भी होगा। अब दो चीज़ इसमें देखें, कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को काटिएगा तो इरोजन होगा। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, अगर गाय भैंस जो अपने एनिमल्स हैं उनको आप चढ़ाइएगा कहीं फील्ड में, अगर वो सारे जैसे कि घास है, ओके, तो अगर ग्रास है उसको आप पूरा खाने दे रहे हैं, घास को खाने दे रहे हैं, तो होगा क्या, उससे वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी, बारिश आएगा, या फिर मान लीजिए तेज जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, विंड हुआ, उसके थ्रू वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो दो आंसर इसके होंगे, काउंटर बंडिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड। काउंटर बंडिंग, मान लीजिए ये मिट्टी है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बंड कर दिए तो ये काउंटर हो गया, फिर यहाँ हुआ काउंटर हो गया। लैंड यूज पैटर्न, रेगुलेशन उसमें, तो ये सब दोनों जो हो गए ये रेमेडीज हैं सॉइल इरोजन के। कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली डील्स विथ पॉलिटिकल, जो अर्थशास्त्र था वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ था, कौटिल्य का जो था। ओके। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम में वो किस चीज को कंसिस्ट करता है, तो ये बायोटिक कम्युनिटी को कंसिस्ट करता है, जो कि लिविंग थिंग्स है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स को कंसिस्ट करता है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, वेट। इकोसिस्टम इट मीन्स होल दी थिंग्स अराउंड अस, सारे थिंग्स जो हमारे आसपास हैं उसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो ए बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स, पॉपुलेशन एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। पॉपुलेशन तो ह्यूमन थिंग्स हो गया, तो इसमें तो पेड़ पौधे भी आएंगे, पॉपुलेशन ये भी नहीं होगा। बायोटिक कम्युनिटी और सारे सराउंडिंग्स में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी आएंगे, तो इसका आंसर होगा ए बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स को इकोसिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है। अल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, अल्फा टॉक्सिन्स जो है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, अल्फा टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है वायरसेस के थ्रू। रेनबोज आर प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट, रेनबो जो प्रोड्यूस होता है कब, जैसे कि रेन हुआ, ठीक है, उस समय जो सनलाइट निकलता है उसे स्कैटर करती है, ठीक है, तो उस पे जो सनलाइट ड्रॉप्स पे पड़ता है उसके थ्रू, बिकॉज धीरे धीरे हो रही, उसके थ्रू जो रेज बनती है, स्कैटर्ड होती हैं रेज उस ड्रॉप्स के चलते, तो उसके थ्रू रेनबो जो होती है प्रोड्यूस होती है सनलाइट में। तो इसको कह सकते हैं रेनबोज आर प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट इंसिडेंट ऑन रेन ड्रॉप्स, जब सनलाइट पड़ती है रेन ड्रॉप्स पे जो एटमॉस्फेयर में एज हो ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, डायस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। तो इंसिडेंट ऑन रेन ड्रॉप्स हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर, इंसिडेंट ऑन रेन हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर डायस्पर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन। ओके, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। इंटरनल उसके, जैसे कि ये ड्रॉप है, मान लीजिए एक ड्रॉप है, इस पे रेज पड़ा, तो इंटरनल इसमें रिफ्लेक्शन होगा और इसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, 7 रेज में ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये बाहर रेनबोज के तौर पे दिखेगी। इधर से सनलाइट पड़ा इस बूंद पे, ओके, तो इंसिडेंट ऑन रेन ड्रॉप्स हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर डिस्पर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, तो इल्तुतमिश था, वो दिल्ली को डिक्लेयर कर दिया था कैपिटल अपने एम्पायर का। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ विंडोज एंटी सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग उससे पहले नहीं होता था। वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून, जो नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून है उसके द्वारा जो है कौन सा रीजन रेनफॉल प्राप्त करता है, तो ये है तमिलनाडु। बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज
विद इन हैबिडिटी, हैबिटेट डाइवर्सिटी, इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी, जो आसपास के जितने भी हैबिटेट जो हैबिचुअल हैं उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, सारे सोर्सेस जितने भी हैं, ठीक है, मैरीन, एक्वेटिक, इकोसिस्टम, सब सब बायोडाइवर्सिटी के एक कह सकते हैं हम सिनोनिम है, उसके लिंक अप है सब। तो विद इन इट्स हैबिडिटी ग्लोबल, जो पूरे अर्थ पे जो भी हैबिचुअल थिंग्स हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएंगे। तो विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। और एक से दो बार आप वीडियो देखेंगे तो ऑफकोर्स एज ए मल्टी चॉइसेस भी हैं तो आप जल्दी से जल्दी याद कर पाएंगे। और अगर आपको इससे कुछ प्रॉफिट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।